हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट लेक्चर में केपीकेसी कैलकुलेशन के लगभग 20 क्वेश्चन किए थे। आज अपन इसके लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल की तरफ। ठीक है, थियोरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा समझने लायक है। चले, ला सातेलिय सिद्धांत। ला सातेलिय सिद्धांत अपन बोले ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ला सातेलिय सिद्धांत या ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है, पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, उसके बाद जो है वो अपन चेक करेंगे इसका एप्लीकेशन पार्ट कैसा है, किस किस का इफेक्ट अपन को देखना है। ठीक है बात। मैं स्टेटमेंट की बात करता हूं। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार यदि साम्य पर कुछ परिवर्तन किया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी। जिधर पुनः साम्य स्थापित हो सके या उस परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके। उस परिवर्तन के प्रभाव को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। मैंने बेसिकली स्टेटमेंट ये बोला है कि अगर आपने इक्विलिब्रियम पे कुछ चेंज किया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी, या तो उस इफेक्ट का चेंज जो आपने चेंज किया है उसका इफेक्ट क्या हो सके, खत्म हो सके, उस परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके, या फिर रिएक्शन उधर जाएगी जिधर वापस इक्विलिब्रियम क्या हो सके, स्टेबलाइज हो सके। ठीक है, तो अगर आपने साम्य पर कुछ परिवर्तन किया तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर पुनः साम्य स्थापित हो सके, या फिर उस परिवर्तन के प्रभाव को अपन क्या कर सके, कम किया जा सके। ठीक है बात। चलो आगे बात करते हैं। अब अपन इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले इफेक्ट देखते हैं। अगर आपसे ये कोई पूछे कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल किस पे लागू होता है, तो सभी भौतिक एवं रासायनिक साम्यों पर यह सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, अब सुनना बात को, एक एक करके इफेक्ट देखते हैं। सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव, सबसे पहले देखते हैं सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव। सबसे फर्स्ट इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। देखो, अगर मैंने कोई रिएक्शन लिखी, समझना बात को, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ये अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखी, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, और मेरे को चेक करना है कि सांद्रता में परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, तो मैं कह रहा हूं कि इसका केसी ऐसे लिखा जाएगा। इसका केसी ऐसे लिखा जाएगा। चलो, अब मैंने क्या किया, उत्पाद की सांद्रता बढ़ाई,
तो उत्पाद की जब अगर सांद्रता बढ़ाई जाएगी तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, तो एक बात बताओ, केसी बढ़ने लगेगा। लेकिन केसी बढ़ना चाहिए क्या? नहीं। या ऐसे देख लो, उत्पाद की सांद्रता बढ़ाई तो आपने क्यूसी कैलकुलेट किया, तो क्यूसी कैलकुलेट करोगे तो ये भी बी बाई ए आएगा। पहले मान लो ये एक था, ये एक था, इस बार उत्पाद की सांद्रता बढ़ गई तो क्यूसी बढ़ गया, मतलब बी बढ़ गया, तो क्यूसी बड़ा हो गया किससे? केसी से। अगर क्यूसी केसी से बड़ा है तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी? अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी? पश्चिम दिशा में, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। आपने क्या किया, उत्पाद की सांद्रता बढ़ाई तो क्यूसी बढ़ गया, क्योंकि बी बड़ा है तो क्यूसी बढ़ गया। क्यूसी अगर ज्यादा है केसी से तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाती है? पश्चिम दिशा में। ठीक है। सेकंड, अगर आपने क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाई, अगर क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाओगे तो क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाओगे तो क्यूसी होता है बी बाई ए। तो एक बात बताओ, ए बढ़ा तो क्यूसी हो गया कम, केसी हो गया ज्यादा। अगर केसी ज्यादा है क्यूसी कम है तो अभिक्रिया की दिशा कौन सी होती है? फॉरवर्ड। अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी? अग्र दिशा में विस्थापित होगी, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड। बात क्लियर? सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव समझ में आ गया। अब देखो, इससे रिलेटेड मैं आपको 4 पॉइंट सीधे लिखवा देता हूं। क्या 4 पॉइंट सांद्रता में परिवर्तन का? कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर बढ़ा देते हो तो अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर देते हो, कम करोगे तो इसका रिवर्ट हो जाएगा फॉरवर्ड में। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो फॉरवर्ड में। और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्रियाकारक की सांद्रता को अगर कम किया तो किसमें? बैकवर्ड में। बात समझ में आई या नहीं? बोलो। फॉरवर्ड बैकवर्ड सारे क्लियर बात? चलो आगे बताओ। चलो, अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करवाता हूं सिंपल सिंपल से। जैसे आप एक क्वेश्चन देखें, CaF2 सॉलिड है, Ca प्लस 2 एक्वस प्लस 2 टाइम्स F माइनस एक्वस है। यदि Ca प्लस 2 की सांद्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो F माइनस की सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा? F माइनस की सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा, यह अपन से पूछा जा रहा है। Ca प्लस 2 की सांद्रता को अगर 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो F माइनस की सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है बात? तो देखो, इसको कैसे टैकल करें। आप एक काम करो, इसका केसी लिखो। आप इसका क्या लिखे? केसी लिखे। तो इसका केसी लिखोगे तो वो ये आएगा Ca प्लस 2 इंटू एफ माइनस का स्क्वायर। केसी जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो अगर केसी कांस्टेंट है तो Ca प्लस 2 इंटू एफ माइनस का स्क्वायर जो आएगा वो नया कैल्शियम प्लस 2 न्यू इंटू एफ माइनस न्यू का स्क्वायर होगा। बोलो, बराबर कर दो। कैल्शियम प्लस 2 की सांद्रता 4 गुना हुई है, तो ये पुरानी वाली है, ये पुरानी वाली है। ठीक है, ये हो गई 4 गुना, ये एफ माइनस न्यू का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो एफ माइनस जो होगा न्यू वो हो जाएगा ओल्ड एफ माइनस डिवाइड बाई 2। इसका मतलब एफ माइनस की जो नई सांद्रता होगी वो पुरानी सांद्रता के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? आधी। कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है बात? एक क्वेश्चन और देखो।
चले सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। ए सॉलिड दे रखा है प्लस बी गैस दे रखा है, ठीक है। 2C सॉलिड दे रखा है प्लस 2D गैस दे रखा है, ये आपको दे रखे हैं इक्वेशन। यदि बोला जाए यदि बी के दाब को 2 गुना कर दिया जाए तो डी के दाब में कितना परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन है। आपको करना कुछ नहीं, इसका केपी लिखो। सबसे पहले केपी लिखा मैंने तो केपी लिखेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि केपी जब कांस्टेंट रहने वाला है, ये आना चाहिए पीडी का स्क्वायर अपॉन पीबी, ये हो गया 2 गुना कर दिया तो ये 2 टाइम्स पीडी हो गया, इसका स्क्वायर अपॉन पीबी डैश। तो पीबी डैश जो आएगा वो 4 टाइम्स क्या आ जाएगा, पीबी। बी के प्रेशर को बी के दाब को दुगुना किया है। किसके दाब को दुगुना किया है, बी के प्रेशर को डबल किया है। तो बी का प्रेशर डबल हुआ तो पीडी का स्क्वायर अपॉन पीबी, पीडी का डैश ये हो गया 2pb, तो पीडी डैश जो आएगा वो √2 टाइम्स आएगा पीडी। डी के दाब को √2 गुना करना चाहिए, जिससे क्या रहेगा, कोई भी साम्य पर परिवर्तन नहीं होगा, केसी या केपी चेंज नहीं होगा। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को, बोलो हो जाएगा ना। ये फर्स्ट इफेक्ट था किसका, कंसंट्रेशन का। सेकंड इफेक्ट की बात करते हैं टेम्परेचर की। तापमान का प्रभाव। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा उसकी बात करते हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो सिंपल सी बात है, 2 टाइप की रिएक्शन है, एक्सो और एंडो। उष्माशोषी अभिक्रिया में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। और उष्माक्षेपीय है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो अभिक्रिया जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। बोला था ना, याद रखने का तरीका क्या, एंडोथर्मिक में टी और के एरो सेम रहेंगे। टेम्परेचर बढ़ा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उष्माक्षेपी में टेम्परेचर कम तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चले थर्ड नंबर, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें ऐसा लिखना है आपको, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर आयतन कम हो, अर्थात मोलों की संख्या कम हो जाए। मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उधर जाएगी। ठीक है बात, अभी देखते जाएंगे। मैं इन सब का एक एग्जांपल लूंगा और इन सब का पूरे का साथ मिक्सचर देखेंगे। फोर्थ नंबर, अक्रिय गैस का प्रभाव। अक्रिय गैस का प्रभाव, अक्रिय गैस का प्रभाव 2 टाइप से देखा जाता है। एक तो स्थिर आयतन पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर स्थिर आयतन पर अगर आपने अक्रिय गैस मिलाई है, स्थिर
आयतन पर अगर आपने अक्रिय गैस मिलाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। स्थिर आयतन पर अगर आप मिलाते हो तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, साम्य पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, साम्य पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। उसका रीजन देखें, कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ, उसका सिंपल सा रीजन, उसका रीजन होगा जैसे एक रिएक्शन लिखी आपने, ये रिएक्शन लिखी, ए कन्वर्ट हुआ बी में, तो इसका केसी जब लिखोगे तो बी बाई ए आएगा, ये सांद्रता है। न बी का मोल चेंज हुआ न ए का मोल चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो क्यूसी और केसी बराबर ही आया, ठीक है, तो कोई प्रभाव होना ही नहीं चाहिए। और स्थिर दाब पर, जब आप स्थिर दाब पर मिलाते हो तो सुनना बात को, स्थिर दाब पे मिलाते हो उस कंडीशन में निकाय का आयतन बढ़ता है, निकाय का आयतन बढ़ता है तो सांद्रता जो है वो कम होती है, तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी, अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर सांद्रता बढ़े, अर्थात मोलों की संख्या बढ़े। तो अगर आप इनर्ट गैस मिलाते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तब तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन स्थिर दाब पर मिलाते हो तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर मोलों की संख्या बढ़े, अल्टीमेटली तो ये, ठीक है बात। चलो अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे कैसे, अपन उनकी बात करते हैं पहले, ठीक है। देखे, जैसे अगर मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस है, ये कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 गैस में, इसका डेल्टा H नेगेटिव है, मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अब मेरे से ये पूछा जा सकता है अभिक्रिया की दिशा बताइए, यह अभिक्रिया किस दिशा में विस्थापित होगी, किस दिशा में विस्थापित होगी, जब क्या क्या कर रहे हो आप, N2 की सांद्रता बढ़ाए, सेकंड H2 की सांद्रता कम की जाए, थर्ड अमोनिया की सांद्रता बढ़ाई, अमोनिया की सांद्रता बढ़ाई जाए, फोर्थ तापमान बढ़ाया, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर अगर मैंने दाब बढ़ाया, आयतन बढ़ा दिया, पात्र का आयतन बढ़ा दिया, अक्रिय गैस मिला दी, अक्रिय गैस मिलाने पर, अक्रिय गैस कहां पे मिला रहे हो, एक तो मिला रहे हैं नियत आयतन पर और एक मिला रहे हो स्थिर दाब पर, ये चीज है, डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। N2 की सांद्रता बढ़ाओ, H2 की सांद्रता बढ़ाओ, अमोनिया की सांद्रता बढ़ाओ, तापमान बढ़ाओ, दाब बढ़ाओ, आयतन बढ़ाओ, अक्रिय गैस मिलाने पर क्या क्या चेंजेज होने वाले, इन सब की बात करते हैं अपन। N2 की सांद्रता बढ़ाई अगर आपने, तो N2 कौन है, क्रियाकारक, अगर क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लिखवाया था अभी। अगर आपको और चेक करना है
तो आप Kc लिखोगे P/R, ठीक है, और Qc भी लिखा P/R। अगर क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाई तो Qc हो गया कम, Qc कम है, Kc ज्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। H2 क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाई तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड में। अमोनिया उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ाई तो P बढ़ गया तो Qc बढ़ गया, Qc बढ़ गया तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड। तापमान बढ़ाया, एक्सोथर्मिक है, तापमान बढ़ाने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। दाब बढ़ाया, अब दाब बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जिधर आयतन कम हो रहा हो। आयतन कम हो रहा है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल कम हो रहे हो। इधर है 4 मोल, इधर है 2 मोल, इधर मोल कम है तो अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आयतन बढ़ाया, एक काम करो ना, आयतन बढ़ाया तो अभिक्रिया, आयतन बढ़ाया तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर आयतन वापस कम हो। आयतन बढ़ाया तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर आयतन कम हो, इसका मतलब मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए? कम। मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो या ऐसे कर लो, देखो अगर आप दाब बढ़ाते हो, अगर आप दाब बढ़ाते हो, आयतन बढ़ाया, आयतन बढ़ाया इसका मतलब दाब कम हो गया। दाब कम कर रहे हो, अगर आप दाब कम कर रहे हो तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी। सुनना बात को, अगर आप दाब कम कर रहे हो तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर दाब बढ़ना चाहिए। दाब बढ़ना चाहिए इसका मतलब जिधर मोलों की संख्या बढ़नी चाहिए, ठीक है बात। मोलों की संख्या बढ़नी चाहिए तो मोल आ रहे इधर 4, तो बैकवर्ड में। स्थिर आयतन पर नो चेंज, स्थिर दाब पर अगर बात करें, स्थिर दाब पर बात करें तो अक्रिय गैस मिलाई तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर मोलों की संख्या बढ़ेगी, बैकवर्ड में। ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन बता रहा हूं, 18 में सॉरी। एक रिएक्शन दे रखी है A2 + B2 2AB गैस, इसका डेल्टा H बोल रहा है माइनस का x किलो जूल पर मोल है। AB के निर्माण की अनुकूल परिस्थितियां क्या होगी? टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पूछा गया, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पूछा गया। AB के निर्माण की अनुकूल परिस्थितियां क्या होगी? अब एक बात सोचो, टेम्परेचर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अपन को फॉरवर्ड में भेजनी कैसे मालूम चला? AB का निर्माण होना चाहिए। सेकंड प्रेशर, अगर मेरे को प्रेशर के बारे में पूछा गया है, अगर प्रेशर के बारे में पूछा गया है तो प्रेशर का यहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, वैसे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं है। और मेरे रिएक्शन ये वाली नहीं दे रखी थी, यहां पे दे रखा था X2। अब प्रेशर का इफेक्ट हो जाएगा। प्रेशर का इफेक्ट कैसे? फॉरवर्ड में भेजनी है तो अगर आप P बढ़ाओगे, P बढ़ाओगे, दाब बढ़ाया तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर दाब कम होना चाहिए, जिधर मोल कम होने चाहिए गैस के। इधर गैस के कितने मोल है? 2। इधर गैस का कितना मोल है? 1। तो उधर जाएगी जिधर मोल कम होना चाहिए, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रेशर बढ़ाओ तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी। तो टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, ठीक है बात। चलो आगे, चलो ये तो बात हो गई इनसे रिलेटेड। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जनरल ली चैटेलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड। अब अगर कोई फिजिकल इक्विलिब्रियम दे रखा हो आपको और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, 2 क्वेश्चन बता रहा हूं फिजिकल से रिलेटेड,
फिजिकल इक्विलिब्रियम दे रखा हो तो उससे रिलेटेड आपको कैसे टैकल करना है। अगर मेरे को ऐसा दे रखा हो कि कोई द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम दे रखा है, क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। दो, मेरे को ये चीज तो मालूम है, अगर द्रव गैस में कन्वर्ट होता है तो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ये वाष्पन प्रोसेस है, वेपोराइजेशन है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वाष्पन अधिक होगा। एक बात तो ये समझ में आई। अब सुने, अगर आपने दाब बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, तो इसका मतलब आयतन कम होना चाहिए। आयतन कम किधर है? द्रव का आयतन कम होता है, तो प्रेशर बढ़ाया तो वाष्पन क्या होगा? उधर जाएगी रिएक्शन जिधर आयतन कम हो गया, तो इसका मतलब वाष्पन कम होगा। अब अगर आपको वाष्पन बढ़ाना है तो वाष्पन बढ़ाना तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर अब आपको प्रेशर हाई रखा तो वाष्पन कम हो गया। अब अगर आपको वाष्पन बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, इसका मतलब क्वथनांक क्या हो गया? बढ़ गया। तो उच्च दाब पर क्वथनांक क्या होगा? उच्च दाब पर क्वथनांक बढ़ जाएगा। मैंने बोला प्रेशर हाई रखा तो वाष्पन कम हुआ, वाष्पन बढ़ाना है तो अब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बात होती है। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है। ये बोल रहा है कि ये डायमंड है, कार्बन, ये कन्वर्ट हो रहा है सी ग्रेफाइट में, इनकी डेंसिटी दे रखी है, घनत्व दे रखे हैं, इसका घनत्व दे रखा है 3.5 ग्राम पर ml और इसका घनत्व दे रखा है 2.3 ग्राम पर ml। ठीक है, आपको बोला साम्य पर दाब बढ़ाने पर, साम्य पर दाब बढ़ाने पर क्या होगा? एक बात सोचो, अगर मैं इनका 12-12 ग्राम लेता हूं, 12-12 ग्राम लेता हूं, एक एक मोल लेता हूं, तो इसका आयतन होगा V और इसका आयतन होगा V2। तो डेंसिटी होती है M/V। जिसका घनत्व ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, तो ये आएगा। साम्य पर दाब बढ़ाया तो अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी, पश्च दिशा में। आयतन कम होगा, आयतन कम कौन सी दिशा में? पश्च दिशा में। तो ऑप्शन है अभिक्रिया पश्च दिशा में होगी, अग्र दिशा में होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अभिक्रिया किधर जाएगी? पश्च दिशा में। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप आयतन इसका देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप 12-12 ग्राम ले लेते हो, दोनों का 12-12 ग्राम लेते हो, तो इसका वॉल्यूम जो आएगा वो कम आएगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, वॉल्यूम कम इसका है, तो पश्चिम दिशा में चली जाएगी। ये है ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन की बात हुई। नेक्स्ट देखें, गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं साम्य अवस्था स्थिरांक में रिलेशन, साम्य अवस्था स्थिरांक में संबंध। इनमें रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। दो, एक रिलेशन होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू किसी समय पर पी बाई आर है ना। डेल्टा जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा जी नॉट क्या है? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन।
ये है। साम्य पर जो है वो डेल्टा जी कितना होता है, 0। साम्य पर डेल्टा जी कितना होता है, 0। साम्य पर डेल्टा जी 0 करोगे तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का आर टी एल एन क्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, के में। साम्य पर डेल्टा जी 0 होता है और क्यू किसके बराबर हो जाता है, के सी के बराबर। ये लो, तो माइनस का डेल्टा जी नॉट बाई आर टी इज इक्वल टू एल एन के हो गया। तो के बराबर क्या होगा, ई रेस टू दी पावर माइनस का डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। के बराबर ई रेस टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, आर टी। ये हो जाएगा के की वैल्यू। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे भैया, इसके ऊपर सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे। अब सुने बात को, अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कोई स्वतः अभिक्रिया है, तो स्वतः अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होगा। डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होगा तो डेल्टा जी नॉट बाई आर टी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और ई की पावर डेल्टा जी नॉट बाई आर टी अगर ये 0 से बड़ा होगा तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इसका मतलब k इज ग्रेटर देन 1 हो गया। अगर k इज ग्रेटर देन 1 है तो स्वतः अभिक्रिया होगी। अस्वतः अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर ये हो गया तो डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो ई रेस टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब k इज लेस देन 1 है तो अभिक्रिया कैसी होगी, अस्वतः होगी। ठीक है, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए तो अभिक्रिया स्वतः है, अदरवाइज अभिक्रिया अस्वतः है। चलो आगे। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन देखो। या तो देखो आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो के दे दिया जाएगा, डेल्टा जी नॉट पूछेगा, या डेल्टा जी नॉट देके के पूछा जाएगा। लॉग लेना आना चाहिए अब थोड़ा यहां पे। लॉग लेना आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, एक अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नॉट का जो मान दे रखा है 13.8 किलो जूल पर मोल दे रखा है। तो बोला है तो 298 केल्विन पर केसी का मान ज्ञात करो। ये करो कैलकुलेट, देखिए कैसे करोगे। अपन को मालूम है कि डेल्टा जी नॉट जो होता है, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी 0 हो गया तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का 2.303 आर टी लॉग के हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा जी नॉट 13.8 किलो जूल, 1000 का मल्टीप्लाई माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर है 298 लॉग के। ये लॉग के बराबर जो होगा वो आ जाएगा माइनस में ये आएगा। ये माइनस में कुछ आने वाला है। ठीक है, ये माइनस में आया, जैसे ये माइनस में आएगा 5.56 आ गया। लॉग के बराबर ये आया माइनस में 5.56। और देख लेते हैं इसको एग्जैक्टली। सर बेटा 2.41 आएगा, 2.41 आया, माइनस में आया। लॉग के बराबर ये आएगा। अगर ये आया तो के बराबर क्या होगा, जब भी इसका मतलब एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा,
एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लेना है तो करना क्या, सुनना बात कुड़न से, एंटी लॉग लेना है तो करना क्या है, माइनस का 2.41 आया ना, तो एंटी लॉग चाहिए माइनस की वैल्यू का चाहिए, तो सीधा 10 की पावर -3, जो इंटीजर है उससे एक बड़ा करके बोलो, तो 2 है तो माइनस का 3 लिख दिया। अब इसका वापस लॉग लेते तो -3 आता, कितना आता, -3। अब एक बात सोचो, आपको तो -3 लाना नहीं है, आपको तो माइनस का 2.4 लाना है, तो 3 में कितना ऐड करूं, माइनस के 3 में कितना ऐड करूं कि माइनस का 2.4 आ जाए, तो 0.6, यही बात हुई। 0.6 लॉग में किसकी वैल्यू होती है, 4 की, वो मल्टीप्लाई कर दो बस। मैं वापस समझा रहा हूं, अगर लॉग के बराबर माइनस में दे रखा है तो एंटी लॉग लेना है, तो उसका एक ही तरीका है, आगे आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी काम आएगा। तो जब आपको ऐसी चीजें दे रखी हो तो उस समय आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, एंटी लॉग लेते टाइम कि जो यहां पे इंटीजर दे रखा उससे एक बड़ा करके माइनस में लगा दो पावर, 10 की पावर -3। अब -3 आ जाएगा इसका आंसर, तो अपन को लाना माइनस का 2.4, तो -3 में कितना जोड़ा जाए कि 2.4 आ जाए, -3 में कितना जोड़ा जाए कि माइनस का 2.4 आ जाए, तो मैं बोलूंगा 0.6 लॉग में किसकी वैल्यू होती है, 4 की, तो 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देखो, 300 केल्विन तापमान पर किसी अभिक्रिया का केसी दे रखा है 2 इंटू 10⁻13 है, तो डेल्टा जी नॉट ज्ञात करो, ये बात है। ठीक है भैया, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस में 2.303 आर टी लॉग 10 बेस पे केसी है, ये लो, ये 300 लॉग केसी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 आगे आ जाएगा, प्लस 0.3010, 13.3 ये आ जाएगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा, तो माइनस का 76.4 किलो जूल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 76.4 किलो जूल। ठीक है बात, ये चैप्टर के सारे पॉइंट जो थे अपने उनके ऊपर डिस्कस कर लिया, सारे पॉइंट, चैप्टर यहां पे फिनिश हुआ। मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, ठीक है, प्रीवियस ईयर वगैरह के, स्टेज 1 के तो मैंने खूब सारे क्वेश्चन आपको करवाए भी हैं। ठीक है, चलो अपने एक कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर वगैरह के, जिससे अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। टाइम पड़ा है, 10-15 क्वेश्चन बता देता हूं, पॉइंट मैंने सारे कवर कर लिए है ना। चले, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं पहले दो एक सिंपल से क्वेश्चन बता रहा हूं। SO3 SO2 एवं O2 के मिश्रण को 10 लीटर पात्र में लिया गया, ठीक है, और 2SO2 गैस प्लस O2 गैस कन्वर्ट टू SO3 गैस, इसका केसी जो है वो है 100। यदि साम्य पर SO2 एवं SO3 के मूलों की संख्या बराबर है, समान है, तो साम्य पर
O2 के मूलों की संख्या ज्ञात करो। O2 के मूलों की संख्या ज्ञात करो। चलो देखते हैं, जैसा कहा वैसा कर लो आप। तो केसी लिखना है, केसी लिखा जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम की पावर -1, ये लिखा जाएगा। केसी 100 है, SO3 और SO2 के मोल बराबर है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। वॉल्यूम है 10, 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा 10, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 10/100, 0.1 मोल आ जाएगा। कितना मोल आ जाएगा? 0.1। दो जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ, आपको ट्रिक बताई हुई करना कैसा है, बस अप्लाई करते जाओ, आंसर आते जाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 लीटर पात्र में, 1 लीटर का अगर आपने कंटेनर रखा है तो 1 लीटर पात्र में जो है 1 मोल I2, 1 मोल 1 मोल I2 एवं 0.5 मोल I- उपस्थित है। यदि साम्य पर आदिक्य AgNO3 मिलाने पर .25 मोल पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, तो I2 कन्वर्ट टू I- का केसी ज्ञात करो। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, बहुत शानदार प्रॉब्लम है। दो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में 1 मोल I2 है, ये 0.5 पे, t बराबर 0 टाइम पे, t बराबर इक्विलिब्रियम टाइम पे। ये एक्सेस AgNO3 जो है ना, ये क्या करता है, I- के साथ रिएक्शन करके AgI बनाता है, और AgI का येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, अवक्षेप होता है। तो इसका मतलब I- के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये तो एक्सेस में है ना, तो अगर ये 0.25 मोल बन रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे ये 0.25 होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे ये 0.25 होगा, इसका मतलब कम हो रहा है ये। अगर ये 0.25 कम होगा ना, तो इधर जो है कितना कम होना चाहिए वो देखो आप, इधर कितना कम होना चाहिए वो देख लो आप। तो बनेगा 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 सॉरी बनेगा, इधर माइनस लिखोगे तो इधर प्लस लिखोगे, रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है। कैसे मालूम चला सर? अरे ये 0.5 से अगर कम हो रहा है, 0.25 हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन किधर जा रही है? बैकवर्ड में ही तो जा रही है। हाँ, कम करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I- डिवाइड बाई 2, 0.25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, 0.125 कम हो गया, तो इसके मोल कितने हो गए 1.125, इसके मोल कितने हो गए 0.25। हाँ बताओ, केसी बराबर 0.25 का स्क्वायर अपॉन 1.125, ये आ जाएगा। जो भी आएगा इसको सॉल्व करना है, जो भी आएगा इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे, चलो आगे देखो। चले आगे बात करते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें अगर अपन, तो उसमें मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। स्टेज 4 है, पार्ट ए है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका।
क्वेश्चन नंबर 2, ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस में। ये बोला है कि डेल्टा H0R मतलब एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन किस ग्राफ से परिकलित की जा सकती है? 1/T है, इधर लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ CO2 है, दूसरा ग्राफ ऐसा रखा हुआ है, तीसरा ग्राफ log 10 बेस पे T है और इधर रखा है ln प्रेशर ऑफ CO2, ऐसा रखा है, और फोर्थ ग्राफ दे रखा है 1/T और इधर प्रेशर ऑफ CO2, ये ऐसा दे रखा है। मैंने तुम लोगों को एक बात बोली थी, ये रिएक्शन जो है वो कैसी है, देखते ही बताओ। एंडोथर्मिक है सर, एंडोथर्मिक इसका मतलब डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा H पॉजिटिव है तो ln K वर्सेस 1/T का ग्राफ, ln K क्या होगा इसका, Kp क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO2। तो लॉग प्रेशर ऑफ CO2 की बात कर रहा हूं मैं, लॉग प्रेशर ऑफ CO2 और 1/T, इधर अगर 1/T बढ़ रहा है तो 1/T बढ़ा, इसका मतलब T कम हुआ, T कम हुआ तो Kp भी कम हुआ, एंडोथर्मिक है, पहला आंसर सही है, पहला आंसर सही है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। चलो आगे और देखो, और देखे, मैं तो आपको क्वेश्चन बताता जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 2 टाइम्स NOCl है, 2 टाइम्स NO प्लस Cl2 गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। 427 डिग्री सेल्सियस पर Kc का मान 3 × 10⁻⁻⁶ है, तो बोला Kp कितना होगा। ऑप्शन देखिए 7.5 × 10⁻⁻5, 2.5 × 10⁻⁻5, थर्ड 2.5 × 10⁻⁻4, फोर्थ 1.75 × 10⁻⁻4, ये दे रखा है। ठीक है, मैंने ऑप्शन इसलिए लिखे कि अपन को आइडिया रहे कैलकुलेशन किस लेवल तक जाके अपन को करनी है। ठीक है भैया, Kc दे रखा है तो Kp बराबर क्या होगा, Kc इंटू RT, क्या RT, हाँ ये बात बोला है RT, ये लो डेल्टा Ng 1 है। मैं तो आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, R 1/12 रख दो, टेम्परेचर कितना है 427, 700 हो गया, केल्विन में बात करें तो यही हुआ ना 700। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 1/4, 7/4 इंटू 10⁻⁻4, 1.75 इंटू 10⁻⁻4, ये लो आंसर हो गया आंसर। चले आगे देखें, आगे देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, ये इसका 5th नंबर क्वेश्चन उसमें करवाएंगे भैया, आयोनिक इक्विलिब्रियम वाले में। क्वेश्चन नंबर 4, एक CH4 गैस प्लस 2O2 गैस और दे रखा है CO2 गैस प्लस 2 टाइम्स H2O लिक्विड, और इसका डेल्टा H दे रखा है माइनस में 170.8 किलो जूल पर मोल। कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। पहला Kp लिखा गया, Kp लिखा गया CO2 की कंसेंट्रेशन, CH4 एंड O2। सेकेंड लिखा गया CH4 या फिर O2 मिलाने पर दाई और विस्थापित होता है फॉरवर्ड में। अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है, CO2 एंड H2O की सांद्रता समान नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने बोला 5वां क्वेश्चन अभी नहीं करे, स्टेज 4th का पार्ट ए का आयोनिक में करवाएंगे। ये बिल्कुल ही गलत है, CH4 और O2 मिलाओगे, रिएक्टेंट मिला रहे हो, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, सही है। माइनस है, एक्सोथर्मिक है,
इनकी सांद्रता बराबर होगी नहीं, ये x होगा तो ये 2x होगा। बात आई समझ में? चलो आगे, चलो आगे बात देखते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं मेडिकल में, तो आपको बस हर पॉइंट मालूम होना चाहिए। चले आगे। आगे देखो कौन कौन से क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको। चले चले चले, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 ये दे रखा है। इसमें बोला गया 2SO2 प्लस O2 कन्वर्ट हो गया 2SO3। सब गैस दे रखे हैं। बोला गया कि इसका साम्य अवस्था स्थिरांक Kc जो है वो 278 है। तो उसी ताप पर इस अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको के टर्म्स में करवाए थे। मैं ऑप्शन दे रहा हूं जिससे आपको आइडिया रहे कहां तक कैलकुलेशन करनी है। ये देखो, मेरे को मालूम है, क्या मालूम है कि रिएक्शन को रिवर्ट किया, ठीक है साहब, रिएक्शन को रिवर्ट किया 1/Kc हो जाएगा। फिर आपने इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया या 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आ जाएगा। काम हो गया आपका। 278 का स्क्वायर रूट लेना है, 278 का स्क्वायर रूट लेना है। मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूं। 17 का स्क्वायर जो होता है ना वो 289 होता है 289, बोलो 289 नहीं होता मेरे हिसाब से। 17 का स्क्वायर जो होगा वो 289 होगा। तो ये लगभग लगभग 1/17 ही बनने वाला है। 1/17 बनेगा तो एक काम करो, 100/17 इंटू 10⁻⁻² कर दो। ये अप्रोक्सीमेट क्या होगा? 6 इंटू 10⁻²। अरे 6 के आसपास आएगा, लेकिन 1.3 तो नहीं आएगा ना। ठीक है, रफली आइडिया लेना आना चाहिए आपको। और देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए, और देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी मेरे को सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे। एक नीट 2017 वाला क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में करवाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लीजिएगा। ये A2 गैस दे रखा है प्लस B2 गैस दे रखा है, कन्वर्ट हो गया 2AB गैस में। ये लीजिए, अब इनमें साम्य की सांद्रता दे रखी है, एट इक्विलिब्रियम दे रखा है सब। A2 दे रखा है 3 इंटू 10⁻³ B2 की सांद्रता दे रखी है 4.2 इंटू 10⁻³ और AB की दे रखी है 2.8 इंटू 10⁻³ तो पूछा Kc कितना होगा? इसका Kc कितना होगा अपन से ये पूछा गया है। करो कैलकुलेट, देखें, करो करो करो। करे कैलकुलेट। करो आप कैलकुलेट करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका Kc हो जाएगा Kc बराबर AB की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन A2 की कंसेंट्रेशन इंटू B2 की कंसेंट्रेशन। Kc बराबर AB की कंसेंट्रेशन 2.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, A2 की कंसेंट्रेशन 3 इंटू 10⁻³ और ये 4.2 इंटू 10। ये पावर से सारी पावर कैंसिल हो जाएगी। 2.8 इंटू 2.8 अपॉन 3 इंटू 4.2, 2 और ये हो जाएगा 3, 5.6 डिवाइड बाई 9 ये आ जाएगा 5.6 डिवाइड बाई 9। बोलो हो जाएगा ये?
चले और देखिए क्वेश्चन। अब अपन पार्ट बी को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट ए की जगह पार्ट बी के भी कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। पार्ट बी के क्वेश्चन देखिए। चले पार्ट बी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक्स गैस है, कन्वर्ट हो रहा है टू वाई गैस में। एक इक्विलिब्रियम ये दे रखा है और एक इक्विलिब्रियम ये दे रखा है। जेड गैस कन्वर्ट हुआ पी गैस प्लस क्यू गैस में। इनके बोले साम्य अवस्था इस तरह का, इसका Kp1 है और इसका Kp2 है। तो अपन को एक रिलेशन दे रखा है Kp1 अपॉन Kp2 इज इक्वल टू 1:9। यदि x और z के वियोजन की मात्रा, x एंड z के वियोजन की मात्रा बराबर है, तो कुल दाबों का अनुपात ज्ञात करो साम्य पर। P1/P2 कैलकुलेट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो करते। मैंने मान लिया इसका एक मोल है 1 माइनस एल्फा, ये होगा 2 एल्फा। सही बात है, 1 माइनस एल्फा, ये एल्फा और ये एल्फा। इसका Kp1 लिखते हैं। Kp1 इज इक्वल टू 2 एल्फा का स्क्वायर 4 एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। डेल्टा Ng1 है तो ये P1 आ जाएगा अपॉन टोटल मोल कितना हो गया 1 प्लस एल्फा। तो Kp1 बराबर लिख दूं मैं एक बार 4 एल्फा स्क्वायर P1 अपॉन 1 माइनस एल्फा स्क्वायर। Kp2 लिखता हूं, इधर देखो, एल्फा इंटू एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा इंटू P2 अपॉन 1 प्लस एल्फा टोटल मोल। Kp2 इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर P2 अपॉन 1 माइनस एल्फा का स्क्वायर। यही होगा। Kp1/Kp2 देख लो, 1 माइनस एल्फा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर से एल्फा स्क्वायर गया, 4P1 अपॉन P2 आएगा। बोलो Kp1/Kp2 की वैल्यू कितनी है 1/9। तो P1/P2 इज इक्वल टू 1/36। जैसा बोला मैंने वैसे ही किया। P1/P2 का रेशियो क्या आ गया 1/36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 300 केल्विन पर 1 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क में, 1 डेसीमीटर क्यूब बोलो या 1 लीटर बोलो एक ही बात है, 10⁻⁻⁴ डेसीमीटर क्यूब जल लिया। ठीक है, साम्य स्थापित हो जाने पर जल के कितने मोल वाष्प प्रावस्था में होंगे। यह है 300 केल्विन पर H2O का वाष्प दाब 3170 पास्कल है। ठीक है, और R की वैल्यू दे रखी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या दे रखे हैं, 5.56 इंटू 10⁻³ मोल, क्या क्वेश्चन पूछा गया, साम्य स्थापित हो जाने पर जल के कितने मोल वाष्प प्रावस्था में होंगे, यह पूछा गया अपन से। मैं एक बात बोलूं क्या, ढंग से सुनना, मैं एक बात ढंग से बोल रहा हूं, सुने बात। इसका इतना डेसीमीटर क्यूब जल था, इसका मतलब 10⁻⁴ जल था। ठीक है, मैंने कहा ये वाष्प दाब जो होगा वो पूरा का पूरा प्रेशर इसका होगा, जो वाष्प दाब है वो तो H2O गैस का होगा ना।
तो H2O गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ H2O गैस वो कितना होगा 3170 पास्कल। पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना है 1 लीटर, ये 1 लीटर आ गया। लगाओ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आपके पास आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर भी दे रखा है 300 केल्विन, पी वी। अब ये डेसीमीटर क्यूब में ही रखे, डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो सारी ऐसा यूनिट चल रही है। एन, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300, तो नंबर ऑफ मोल 10⁻⁴ आएगा। (10⁻⁴). अब सुने बात को, ये लगभग जो होगा वो 25 हो जाएगा। 317/25 इंटू 10⁻⁴ कितना बच गया 6, 25 दूनी 50 तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, फिर 7 इंटू 10⁻⁴ तो 1.27 इंटू 10⁻³ है केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, लेकिन मैंने डील किससे कर दी, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बात, तो मेरी साइड से जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट, मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ आए हुए क्वेश्चंस भी आपको बताए। ठीक है, मेरे हिसाब से अपने इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो लगभग ये मान के चलो 40+ क्वेश्चन किए होंगे, 40+ क्वेश्चन किए होंगे पूरे चैप्टर के अंदर। इतने बहुत है, अगर मैं इतने करवा रहा हूं तो इसका डबल आप कर लो, 80 क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे। ठीक है, लॉजिकल बात समझे, कैसे केपी लिखता हूं, कैसे केसी लिखता हूं। लॉग एंटी लॉग की वैल्यू सीख लेना, लॉग एंटी लॉग की वैल्यू सीख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में आयोनिक इक्विलिब्रियम में काम में लेने वाला हूं, इसलिए अभी बता रहा हूं। ठीक है, एंड लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू आपको लेनी आनी चाहिए। ठीक है बात, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक आयोनिक इक्विलिब्रियम के साथ, उसको 7 लेक्चर में पूरा करेंगे। अभी 29 नंबर लेक्चर तक पहुंचे, 36 लेक्चर तक उसी को बात करेंगे अपन, 7 लेक्चर में ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है बात, चलो यहां तक करें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।